हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही जाने माने वेल नोन एजुकेशनल रिफॉर्मर की, और इनका नाम है फ्रेडरिच फ्रोबेल। फ्रेडरिच फ्रोबेल का नाम हमेशा तब आता है जब हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने कई सारी ऐसी चीज़ें बताई थी और इतने सारे चेंजेस किए थे एजुकेशन सिस्टम में जो आज के टाइम पे भी हर जगह पे फॉलो हो रहे हैं। और हर बार इनकी बात होती है कि आगे भी जब एजुकेशन सिस्टम में कुछ इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए तो हमें फ्रोबेल के ही दिए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। कौन थे फ्रेडरिच फ्रोबेल? तो फ्रेडरिच फ्रोबेल जो थे वो जर्मन एजुकेटर थे जो हर जगह पे किंडरगार्टन के कॉन्सेप्ट की वजह से जाने जाते हैं। किंडरगार्टन क्या होता है? किंडरगार्टन होता है जहाँ पे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो प्ले स्कूल जिसको हम बोलते हैं, वो वाले बच्चे जहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे वो अपना फॉर्मल एजुकेशन की तैयारी करते हैं, आगे स्कूल कैसे जाना है, स्कूल में कैसे पढ़ाई होगी, उन सब चीज़ों के लिए तैयार होते हैं। तो बचपन में जब हम बच्चों को प्ले स्कूल बोलते हैं, उसको हम उसी को एक तरीके से इन्होंने जो वर्ड दिया था वो था किंडरगार्टन। ये एक जर्मन वर्ड है। किंडरगार्टन का मतलब यहाँ पे है चिल्ड्रंस गार्डन, यानी बच्चों का गार्डन। ठीक है, ये वर्ड क्यों दिया था किंडरगार्टन, इसका मतलब क्या बनता है, क्यों बनता है, वो हम अभी बात करेंगे आगे। तो ही डेवलप्ड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का मतलब है कि जो बच्चे 2 से 7 साल की एज के होते हैं, उस टाइम पे जो एजुकेशन हमें उनको देनी चाहिए वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, उस बारे में इन्होंने बात करी थी फ्रोबेल ने। और उससे बच्चे का पूरा पूरा फ्यूचर कैसे इम्पैक्ट हो सकता है, ये इन्होंने बताया था। ठीक है, फ्रोबेल्स एजुकेशनल फिलॉसफी सेंटर्ड अराउंड द आइडिया ऑफ नर्चरिंग चाइल्ड्स नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी थ्रू प्ले एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो फिलॉसफी थी वो इस आइडिया पे थी कि बच्चों का जो नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि बच्चे ऑटोमेटिकली क्यूरियस होते हैं, ऑलरेडी वो बच्चे इतने क्यूरियस होते हैं कि उनको हर चीज़ जानने की और हर चीज़ के पीछे क्या है, क्यों है, इतनी क्यूरियोसिटी होती है। वो पूछते रहते हैं, खुद ही कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। तो उनकी यही नेचुरल क्यूरियोसिटी का यूज़ करके, उसी को यूज़ करके हम उन्हें जब एजुकेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लर्न करेंगे और अपने इंटरेस्ट से लर्न करेंगे। तो उसी को यूज़ करने के लिए इन्होंने कहा था कि जब हमें बच्चों को कुछ सिखाना है तो उनकी नेचुरल क्यूरियोसिटी का यूज़ करो एंड द क्रिएटिविटी थ्रू प्ले। और प्ले इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इनका ये मानना था कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर वो खेलेंगे नहीं तो वो कभी लर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो प्ले वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी एज पर दी फ्रोबेल, के उसके बिना तो बच्चे कभी सीख ही नहीं सकते। जो लर्निंग है वो प्ले से ही होती है। तो जो बच्चे खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, वही है जिनसे उनका माइंड डेवलप होता है, उनकी सोशो इमोशनल फिजिकल हर एस्पेक्ट की जो डेवलपमेंट होती है वो प्ले से ही होती है। तो इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। और हैंड्स ऑन एक्टिविटी, यानी कि जो वो एक्सपीरियंस करते हैं खेलते खेलते, साथ में जो चीज़ें वो एक्सपीरियंस करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी इनकी एजुकेशनल फ़िलॉसफी थी, और इन्होंने ही शुरुआत की थी किंडरगार्टन की, जहाँ पे ये बच्चों को एक जैसे गार्डन होता है उस टाइप की जगह पे, जहाँ पे फ्लावर्स होते हैं बहुत सारे, वैसे बच्चों को एक जगह पे लाए जहाँ पे एनवायरनमेंट हो बहुत अच्छा, और वहाँ पे बच्चे आएँ और सीखें। तो आगे और डिटेल में पढ़ते हैं अभी इसके बारे में। तो इनकी एजुकेशनल फ़िलॉसफी जो हमने पढ़ी अभी, ही वॉज बॉर्न इन जर्मनी। ये 1782 में जर्मनी में पैदा हुए थे। एंड इनकी जो फ़िलॉसफी है वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है? तो फ्रोबेल emphasize the significance of the environment and self activity in educational process, के बच्चों का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है और सेल्फ एक्टिविटी कितनी है, खुद से एक्टिविटी करने देना। इनका बेसिक यही होता था फंडा कि उनको खुद ही एक्टिविटी करने दो, आप उनको ज़बरदस्ती फिक्स्ड करिकुलम मत पढ़ाओ, कोई भी चीज़ ऐसी मत करवाओ जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करवानी ज़रूरी है या फिक्स्ड है। आप बस उनको खुद से ही खेलने दो, चीज़ों को एक्सप्लोर करने दो। लेट देम बी क्यूरियस एंड एक्सप्लोर द थिंग्स सो दैट दे गेट इंटरेस्ट इन द थिंग्स। तो खुद ही बच्चे सीखेंगे।
लेकिन उसके लिए हमें उनको एक एनवायरनमेंट देना ज़रूरी है, लेकिन सामान तो दो जिससे वो सीखें। आप उनको ऐसी जगह ले जाओ जो रिसोर्सेज से भरा हो, जो एनवायरनमेंट इतना कुछ उनको दे जहाँ पे वो अलग अलग चीज़ें सीख सकें। तो एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है और सेल्फ एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ही बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड लर्न थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोरेशन। तो बच्चों का डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिज एम्फेसिस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड फॉस्टरिंग चाइल्ड्स। होलिस्टिक का मतलब है कंप्लीट डेवलपमेंट, जिसके अंदर बच्चे का इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव और जितने भी अदर डायमेंशंस होते हैं, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, फिजिकल, स्पिरिचुअल, जितने भी डायमेंशंस होते हैं डेवलपमेंट के, वो सारे डेवलप होंगे अर्ली चाइल्डहुड में ही, अगर आप उनको एक्चुअली में ऐसा एनवायरनमेंट दोगे जहाँ पे वो एक्सप्लोर कर सकें, लेकिन सेल्फ एक्टिविटी से। ठीक है, तो आपको उनको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी है, आपको कोई गाइडलाइन फिक्स नहीं करनी है, कोई करिकुलम नहीं है, आप उनको खुद से ही एक्सप्लोर करने दो, मेनली इनका ये कहना था। तो इसी तरीके से इन्होंने किंडरगार्टन शब्द का जो है वो इन्वेंशन किया था। किंडरगार्टन जैसे क्या होता है, गार्डन में फूल होते हैं, माली उनका ध्यान रखता है, उनको अपने आप अपने नेचुरल पेस पे ग्रो होने देता है, और वो सिर्फ उनको पानी देता है माली के वो टाइम टाइम पे अपना जो है वो ग्रो होते रहे। ऐसे ही ये कहते थे कि किंडरगार्टन जो है वो एक गार्डन है बच्चों, जहाँ पे बच्चे होते हैं, बच्चों का गार्डन है जहाँ पे वो खुद से बड़े होंगे, ग्रो होंगे, डेवलप होंगे, और टीचर को एक माली की तरह उनका ध्यान रखना है और उनको सही टाइम पे सही एनवायरनमेंट देना है। दैट इज़ वाई द वर्ड किंडरगार्टन। देन इन्फ्लुएंस ऑफ पेस्टोलॉजी ऑन फ्रोबेल्स एजुकेशनल फिलोसफी। तो एक बहुत ही फेमस उस टाइम पे स्विस एजुकेशनल रिफॉर्मर थे जिनका नाम था पेस्टोलॉजी, और इन्हीं से फ्रोबेल इन्फ्लुएंस हुए थे एक्चुअली। और इनका क्या जो फिलॉसफी था पेस्टोलॉजी का, इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया था, जहाँ पे ये बोलते थे कि बच्चों की जो सेंसरी परसेप्शन होती है ना, वो उनकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सेंसरी परसेप्शन मतलब जहाँ पे बच्चे अपनी सारी सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट करते हैं, सुनना, देखना, चीज़ों को छूना, टेस्ट करना, बोलना, सारी सेंसेस जहाँ इन्वॉल्व होंगी वहाँ पे लर्निंग बहुत जल्दी होगी। वही व्यू पेस्टोलॉजी का जो था वो एजुकेशन में अडॉप्ट किया गया बच्चों की नेचुरल डेवलपमेंट को ही ध्यान में रखते हुए, और उसी तरीके से फ्रोबेल ने भी अपनी फ़िलॉसफ़ी इनसे इंस्पायर होकर ही बनाई थी, एंड फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल नीड्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ ईच स्टूडेंट्स। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनसे ही इंस्पायर होकर फ्रोबेल की फ़िलॉसफ़ी बनी थी एजुकेशन की। फिर अब किंडरगार्टन कॉन्सेप्ट का जैसे मैंने बात करी थी, आपको कहाँ से आया था, तो इट वाज डेवलप्ड बाय फ्रेडरिच फ्रोबेल इन द 19th सेंचुरी। और ये कहते हैं कि कोई एक ऐसा स्पेस बच्चों के लिए बनाया जाए जहाँ पे वो खेल सके, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कर सके, जो उनके आगे की एकेडमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन बन जाए। तो जैसे गार्डन होता है वैसे एक जगह हो जहाँ पे बच्चे फूलों की तरह, प्लांट्स की तरह, पौधों की तरह अपने आप ग्रो करें अपने पेस पे, लेकिन आप उनको इतना अच्छा एनवायरनमेंट दो कि वो बहुत अच्छे से आगे ग्रो करें, इसलिए किंडरगार्टन यानी कि बच्चों का गार्डन। फिर इन्होंने बोला प्ले बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, प्ले तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो फ्रोबेल बिलीव दैट प्ले वाज द प्राइमरी मीन्स थ्रू विच चिल्ड्रन कुड लर्न। तो बच्चे जो हैं प्ले से ही लर्न कर सकते हैं, उनके जो भी एसेंशियल स्किल्स हैं वो खेलने से उनके अंदर आ सकते हैं, और हम उनमें किस तरह की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे ब्लॉक्स का यूज़ करके बिल्डिंग्स बनाना, गार्डनिंग करना, स्टोरी टेलिंग करना, पेंटिंग करना, जहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन भी बिल्ड हो, तो पेंटिंग करना, डांसिंग करना, ब्लॉक से कुछ बनाना। तो वो कई सारी ऐसी चीज़ें भी ला के देते थे बच्चों को, जहाँ पे बच्चे ब्लॉक से बना के बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ब्लॉक्स को जोड़ के, या कोई चीज़ें बना के देख रहे हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा फोकस करते थे अपने लर्निंग सिस्टम में। फिर इंटीग्रेशन ऑफ नेचर की बात करते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ कनेक्टिंग चिल्ड्रन विद द नेचर इन द किंडरगार्टन एनवायरनमेंट। नेचर मतलब ये कहने का है कि इनको कमरे में ना रखे, इनको आउटडोर लेके जाओ, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने दो, रेदर देन कि उनको आप एक कमरे में बंद करके बिठा दो एंड एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देके या एक टीचर की तरह सिर्फ एक लेक्चर देके पढ़ाने से
ये बिल्कुल सख्त उसके खिलाफ थे। ही वॉन्टेड कि चिल्ड्रन शुड बी टेकन आउटसाइड, आउटडोर लेके जाए, आउटडोर एक्टिविटी, ताकि नेचर के साथ वो रिलेट कर सके और अपनी एजुकेशन को, लर्निंग को नेचर से इंटीग्रेट कर सके। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ के सपोर्ट में ये बोलते थे कि बच्चों को नेचुरल वर्ल्ड में जो है वहाँ पे लेके जाने से उनकी जो लर्निंग है वो ज़्यादा बेटर होगी, बिकॉज़ वो ज़्यादा चीज़ें देख पाएंगे, बहुत सारी सेंसेस इन्वॉल्व होगी, वो बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास देखेंगे तो बहुत जल्दी सीखेंगे। तो ये 3 इनकी फ़िलॉसफी थी, किंडरगार्टन, प्ले बेस्ड लर्निंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ नेचर। फिर इनके कुछ प्रिंसिपल्स थे एजुकेशन के, जो एक मैंने बताया आपको कि एक तो था कि प्ले बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम प्ले इज़ द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। तो प्ले को तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, इट वाज कंसीडर्ड एज द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बच्चे का जो इनर जो नेसेसिटी होती है चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, अपने आसपास की चीज़ों को सीखने की, वो अपने खेल से ही वो करते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है उन्हें खेलने दो। सेकंड प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ एजुकेशन। He emphasized the interconnectedness of the all knowledge and integrating subjects like maths, music, art to provide holistic learning experience. अब ये वाली जो चीज़ है ना आज के टाइम पे आपको कहाँ पे बार बार सुनाई देगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। वहाँ पे बार बार ये चीज़ वो लिखी गई है पॉलिसी में कि बच्चों की जो लर्निंग है ना उसको आर्ट इंटीग्रेटेड करो। आप कई सालों से भी सुनते आ रहे होगे आर्ट इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है एजुकेशन में। तो वो ये इन्हीं की फ़िलॉसफी थी एक्चुअली। ये कहते थे कि जितने सब्जेक्ट्स हैं ना, मैथ्स हो चाहे कोई भी और सब्जेक्ट्स हो, उसको म्यूज़िक के साथ, उसको आर्ट्स के साथ आपस में इंटीग्रेट करो। मतलब एक रॉ सब्जेक्ट होता है जो वैसे पढ़ने में मुश्किल होता है, आप उसको किसी क्रिएटिव चीज़ के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाओ। मैथ्स को आर्ट के साथ इंटीग्रेट करो, साइंस को म्यूज़िक के साथ इंटीग्रेट करो। जब आप इंटीग्रेट करके पढ़ाओगे तो चीज़ें ज़्यादा लर्न होंगी ईजीली और ज़्यादा इंटरेस्ट से बच्चे सीखेंगे, क्योंकि एक तो वैरायटी होती है, दूसरा उनकी सारी सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनमें बच्चों को इंटरेस्ट आता है। तो यही जो आर्ट इंटीग्रेशन की बात आज यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ये कब की दी गई थी? फ्रोबेल की, जो आज के टाइम पे जिसको इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कि स्कूल में एजुकेशन आर्ट इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उसमें हमें क्रिएटिविटी का इन्वॉल्वमेंट, आर्ट का इन्वॉल्वमेंट, म्यूज़िक का इन्वॉल्वमेंट करना ज़रूरी है। फिर थर्ड इनका प्रिंसिपल था इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी। तो ही वैल्यूड क्रिएटिविटी एज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ एजुकेशन, एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। अपने जो लर्निंग है उसको चाहे ड्राइंग से एक्सप्रेस करें, चाहे वो गा के करें, चाहे ब्लॉक से कुछ बना के करें, लेकिन उसको वो एक्सप्रेस करें किसी तरीके से। स्कूल्स में क्या होता है, खाली हम जो एक्सप्रेशन का फॉर्म मानते हैं वो दो ही, या तो बच्चे बोल के सुना दें आंसर या लिख के बता दें, बट वो एक बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गया। हो सकता है कुछ बच्चे ड्रॉ करके ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेस कर पाएँ चीज़ों को, कुछ होते हैं जो गा के, पोएम बना के या बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिख के, बोल के या ब्लॉक्स बना के, बिल्डिंग्स बना के, तो किसी भी तरीके से एक्सप्रेस करो तो वो फ्रीडम बच्चों को दो कि वो अपनी लर्निंग को क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर सकें। एंड फोर्थ प्रिंसिपल इज़ रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअलिटी। तो जैसे आज के टाइम पे हम इंडिविजुअल डिफरेंस की जो बात करते हैं कि हर बच्चा अलग होता है, उसकी इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करो, तो ये भी फ्रोबेल का ही दिया हुआ जो था प्रिंसिपल। हिज एजुकेशनल अप्रोच फोकस्ड ऑन द नर्चरिंग ईच चाइल्ड यूनिक कैपेबिलिटीज़। और हर बच्चे की अपनी जो यूनिक कैपेबिलिटी है उसको नर्चर करना टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसी तरीके से उसको उस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहाँ पे वो सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ डिस्कवरी कर सके। तो ये यहाँ पे सारा कुछ जो है वो बच्चों को सामने रखते हुए, सेंटर में रखते हुए, चाइल्ड सेंटर अप्रोच पे बेस्ड है। टीचर यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, कोई लेक्चर नहीं दे रहा है, बट एक फैसिलिटेटर है जो सिर्फ एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। बच्चा खुद ग्रो हो रहा है अपनी नेचुरल पेस पे। ओके, इसमें अब दो वर्ड्स आते हैं, एक तो होता है फ्रोबेल का गिफ्ट और दूसरा फ्रोबेल्स ऑक्यूपेशन। ये दो कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे फ्रोबेल ने। सबसे पहली चीज़ है फ्रोबेल्स गिफ्ट। ये चीज़ आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, फ्रोबेल्स गिफ्ट क्या होते हैं। तो इट वाज अ सेट ऑफ स्पेसिफिकली डिज़ाइंड एजुकेशनल प्ले मटेरियल। एजुकेशनल प्ले मटेरियल इन्होंने बच्चों के लिए बनाए थे जिससे बच्चे एक्सप्लोर करके सीखे। इसमें क्या था, इसमें ज्योमेट्रिक शेप्स थे बहुत सारे, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, 3D शेप्स होते हैं, जैसे ब्लॉक्स थे,
जो बच्चे ब्लॉक्स से खेलते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, और इस तरह के कई सारे ऑब्जेक्ट्स थे जिनको बच्चे जोड़ के, तोड़ के, मैनिपुलेट करके, लाइन में लगा के, कुछ ना कुछ बना के बच्चे बहुत कुछ सीख जाते थे। तो ये जो सेट ऑफ थिंग्स था ना, इसको बोलते हैं फ्रोबल्स गिफ्ट। और इसको क्यों उन्होंने बनाया था? बच्चों की क्रिएटिविटी को एनकरेज करने के लिए, उनको एक्सप्लोर करने के लिए, और स्पेशियल रिलेशनशिप्स को समझने के लिए कि कैसे चीज़ों का आपस में जो अरेंजमेंट होता है स्पेस में वो कैसे होता है। तो इनका एक बहुत ही फेमस कहानी भी है कि एक लेडी थी जिन्होंने इनके इस गिफ्ट के सेट को अपने बच्चे को दिया था, और वो बच्चा बचपन में इससे खेलता था, और वो स्पेशल अरेंजमेंट वगैरह करते करते जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस आर्किटेक्ट बना था बड़ा होके। तो कहीं ना कहीं उसके चाइल्डहुड में ये चीज़ें उसके लर्निंग में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करा कि वो बहुत बड़ा होके उस चीज़ में एक्सेल करने लगा। तो ये इस तरह की चीज़ें थी इसमें। फिर नेक्स्ट जो वर्ड इसमें आता है वो आता है फ्रिबल्स ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या है? ऑक्यूपेशन मीन्स एक्टिविटीज सच एज गार्डनिंग, वीविंग, क्ले मॉडलिंग और दूसरे प्रैक्टिकल्स और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस। तो इस तरह के काम जब बच्चों को फ्रोबल करने के लिए बोलते थे कि कुछ बच्चे गार्डनिंग में जा रहे हैं जिनको नेचुरल चीज़ें पसंद है, कुछ बच्चे वीविंग भी कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें भी उनको दी जाती थी। जिनको इंटरेस्ट आता था वो वीविंग करने लग जाते थे, किसी को इंटरेस्ट आता था वो पेंटिंग करने लग जाता था, कोई क्ले मॉडलिंग, क्ले देने से क्ले मॉडलिंग। तो जब इस तरह के एक्टिविटीज़ ये करते थे तो इनको बोलते थे फ्रोबल्स ऑक्यूपेशन, क्योंकि फ्रोबल उनको वो चीज़ें ला के देते थे जिनको वो एक्सप्लोर कर सके और उनसे वो कुछ करें। तो इसको फ्रोबल्स ऑक्यूपेशन नाम दिया। जो एक्टिविटीज़ होती थी इससे क्या होता था, बच्चों की होलिस्टिक अप्रोच होती थी, मतलब उनकी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, क्योंकि वो बच्चे आपस में बातचीत करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। यहाँ पे पीयर लर्निंग भी हो रही है, यहाँ पे हैंड्स ऑन लर्निंग भी हो रही है, यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी हो रही है, सोशल डेवलपमेंट भी हो रही है क्योंकि एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बड़ा सा एरिया है जहाँ पे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दी हुई है खेलने के लिए। वो आउटडोर है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो सारी चीज़ों को वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी स्पीड पे सीख सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह का गार्डन या इस तरह का एनवायरनमेंट वो बच्चों को पढ़ाने के लिए, लर्निंग के लिए देते थे। फिर इसका इम्पैक्ट क्या रहा? इसका इम्पैक्ट ये रहा कि किंडरगार्टन का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरे वर्ल्ड में जो था बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। जहाँ पे आज के टाइम पे आप देखते ही हो प्ले स्कूल में भी ये चीज़ें फॉलो होती हैं, बच्चों को क्रिएटिविटी, सोशल इंटरेक्शन, इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। आज की जो प्री स्कूल एजुकेशन है वो इसी चीज़ पे फोकस कर रही है। फिर इनके फ्रोबल गिफ्ट्स और ऑक्यूपेशन की जो बात हो रही है, उस तरह की एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में उस तरह का मटेरियल बच्चों को दिया जाता है। आप स्कूल जाके विजिट करो किसी भी प्ले स्कूल में, आपको उस तरह का मटेरियल स्कूल में मिलेगा जहाँ पे बच्चों को ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिनको फ्रोबल्स गिफ्ट के नाम से हम जानते हैं, और अलग अलग एक्टिविटीज़ उनको कराई जाती है जिसको बोलते हैं फ्रोबल्स ऑक्यूपेशन। और उसके अलावा एजुकेशनल फिलॉसफी में इनकी जो है अराउंड द आइडिया ऑफ नर्चरिंग द होल चाइल्ड, इस चीज़ का इन्फ्लुएंस पड़ा है कि जो पेडागोजी आज के टाइम पे फॉलो करी जाती है वो इस तरह की होती है जो चाइल्ड सेंटर अप्रोच फॉलो करती है और लर्निंग एनवायरनमेंट को सपोर्टिव बनाती है। तो ये चीज़ें जो थी, ये कहाँ से आइडियाज़ जो आए थे, ये सारे आइडियाज़ आए थे फ्रोबल से, जो आज के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाने की जो बात होती है ये उस टाइम से ही चले आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्रिटिसिज्म्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म्स बहुत सारे नज़र भी आते हैं जब हम बात करते हैं इस तरह बच्चों को पढ़ाने की। तो पहली चीज़ तो ये कि लैक ऑफ एकेडमिक फोकस जो है यहाँ पे, एकेडमिक फोकस का मतलब ये है कि अगर हम बच्चों को सिर्फ फ्री प्ले और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में डाल देंगे तो वो फॉर्मल एजुकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे होगा, बच्चे कैसे एक डिसिप्लिन में बैठ के एक स्ट्रक्चर्ड पढ़ना कैसे सीखेंगे। अगर उनको आदत ही नहीं होगी एक जगह बैठ के पढ़ने की, तो जब वो फॉर्मल एजुकेशन में जाएंगे एक्चुअली में, तो वो उसके लिए रेडी कैसे होंगे, वो कैसे कोई बच्चा जो बचपन से कभी बैठ के पढ़ा नहीं, हमेशा इधर उधर भाग के खेल के पढ़ा है, और सडनली वो अपने स्कूल में आता है फर्स्ट क्लास में जहाँ उसको बैठ के पढ़ना पड़ रहा है, टीचर सामने बोल रहा है, वो बैठ के सुन रहा है, तो वो उसके लिए रेडी नहीं है, अपने एलिमेंट्री स्कूल के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो वो कैसे आएगा बच्चों में, एकेडमिक फोकस कैसे आएगा अगर इस तरीके से। तो ये एक क्रिटिसिज्म था। दूसरा था कि पेरेंटल कंसर्न्स ये थे कि किंडरगार्टन अप्रोच का जो था ना, उसका आइडिया बच्चों पे कितना इफ़ेक्टिव होगा। मतलब कि खाली सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग या बच्चे खुद से सीख रहे हैं अगर,
या खाली खेल के सीख रहे हैं, तो क्या वो कॉम्पिटिटिवली जो एकेडमिकली कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे? क्या वो आगे जाके इतने कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर सकें और आगे जाके जो उनकी जो कंपटीशन वो फेस करने वाले हैं वो उसके लिए तैयार हो जाएंगे? क्या वो सक्सेसफुल अपना करियर बना लेंगे? पेरेंट्स का ये कंसर्न था। फिर एजुकेशनल रिगर में ये बोला जाता है कि लैक ऑफ एम्फेसिस है यहाँ पे कि एकेडमिक्स पे कैसे ध्यान देना है, क्योंकि ज़्यादातर जो बात हो रही है वो प्ले की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये था कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस पर कहाँ पे ध्यान देना है, कितना ध्यान देना है। एक्चुअली में इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन या इंस्ट्रक्शंस देने की कोई बात नहीं करी गई है। जैसे एकेडमिक्स की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देना या एक स्ट्रक्चर फॉलो करना ज़रूरी होता है, करिकुलम फॉलो करना ज़रूरी होता है, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने बात नहीं करी है। तो वो एजुकेशन सिस्टम कैसे फॉलो होगा इस केस में। फिर सोसाइटल परसेप्शन ये था, क्योंकि सोसाइटी से भी इनको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था। स्टार्टिंग में जब चीज़ें आती हैं तो क्रिटिसिज्म तो मिलता ही है, बाद में धीरे धीरे उसके पॉजिटिव पॉइंट्स जब ज़्यादा सामने आते हैं। बट जो क्रिटिसिज्म सोसाइटी से मिला कि अनस्ट्रक्चर्ड प्ले है तो क्रिएटिविटी तो हो जाएगी पर उसमें एकेडमिक रेडीनेस नहीं होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है, बच्चा फिजिकली डेवलप हो रहा है, सोशली, इमोशनली, पर कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट पीछे ना रह जाए। तो कई सारे ऐसे कंसर्न्स थे, क्रिटिसिजम्स थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो ओवर पावर कर गए इन चीज़ों को, और ये चीज़ें जो थी वो इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो थे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि उस चीज़ को रोक सके। मॉडर्न एप्लीकेशन इसकी क्या है? तो पहली चीज़ तो मॉडर्न एजुकेशन में आपको एक वर्ड यहाँ पे सीखना है, इसको बोलते हैं रेजियो एमिलिया अप्रोच। तो रेजियो एमिलिया अप्रोच जो थी ये एक अप्रोच है, एक तरीका है बच्चों को पढ़ाने का जो फ्रोबेल की फ़िलॉसफी पे ही बेस्ड है, जहाँ पे ये बच्चों को चाइल्ड लेड एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग करने की बात करते हैं। तो मतलब ऐसी चीज़ जहाँ पे एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है, और एनवायरनमेंट को थर्ड टीचर बोला गया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है कि अकॉर्डिंग टू रेजियो एमिलिया अप्रोच हु इज़ द थर्ड टीचर? थर्ड टीचर कौन है बच्चों का? ठीक है, तो वो एक एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो पहला तो टीचर, जैसे एक टीचर हो गया पहला टीचर, दूसरा टीचर हो गया उसके जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हैं या जो बुक्स हैं, और तीसरा क्या हो गया उसका एनवायरनमेंट हो गया। तो एनवायरनमेंट या उसको जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, तो रेजियो एमिलिया अप्रोच में प्रोजेक्ट मेथड के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है कि बच्चों को इस तरह के प्रोजेक्ट्स दो जहाँ पे वो टीम बना के काम करें, एक दूसरे से सीखें, और उनको सामान दे दो, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो, रिसोर्सेज दो ताकि वो सीखें। तो ये अप्रोच बाद में आई है, कहाँ से आई है? फ्रोबेल की फ़िलॉसफी से ही ये अप्रोच निकल के आई है, रेजियो एमिलिया अप्रोच। दूसरा जो इसका मॉडर्न एप्लीकेशन है वो मॉन्टेसरी एजुकेशन में है, क्योंकि हमने जब मारिया मॉन्टेसरी का आपने देखा कि जब हमने पढ़ा था उसमें वो उन्होंने भी यही सारी बातें करी थी एजुकेशनल में, चाइल्ड सेंटर्ड की, बच्चों को इंडिपेंडेंस देने की, फ्रीडम देने की, हैंड्स ऑन लर्निंग देने की, प्ले बेस्ड लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से इन्फ्लुएंस थी? ये सारी चीज़ें फ्रोबेल के ही आइडियाज़ थे। तो मॉन्टेसरी स्कूल्स जो बाद में खुले हैं वो मॉन्टेसरी एजुकेशन जहाँ पे पढ़ाई जाती है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ मारिया मॉन्टेसरी, बट मारिया मॉन्टेसरी वॉज herself influenced by the idea of फ्रोबेल। तो मारिया मॉन्टेसरी भी इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने अपनी मॉन्टेसरी एजुकेशन की फ़िलॉसफी बनाई थी। एंड लास्टली स्टीम एजुकेशन। स्टीम एजुकेशन क्या है? जैसे हमने स्टेम एजुकेशन देखा था जहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, मैथ्स होता है, यहाँ पे स्टीम है। स्टीम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ्स। तो इन सारे चीज़ों को इंटीग्रेट करना, जैसे हमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन की बात करते थे कि आर्ट के साथ इंटीग्रेट करना है, तो इन सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन फ्रोबेल का फोकस था। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन। तो साइंस से इनोवेशन, टेक्नोलॉजी से, इंजीनियरिंग से, ये सारी चीज़ों से क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होते हैं, इनोवेटिव स्किल्स डेवलप होते हैं। तो ये सारा जो आज के टाइम पे मॉडर्न एजुकेशन में हमें देखने को मिलता है कि इस तरह के सब्जेक्ट्स जो है जहाँ पे बच्चों को स्टेम एजुकेशन या स्टीम एजुकेशन के लिए इनकरेज किया जाता है, वो सारा फ्रोबेल्स के फिलॉसफी पे बेस्ड है। तो दिस वाज इट। फ्रोबेल्स के बारे में हमने पढ़ा आज, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन थे अगर हम एजुकेशन की बात करें तो, और इनके ही कुछ आइडियाज़ थे जो आगे मारिया मॉन्टेसरी और कई सारे लोगों ने जिससे इन्फ्लुएंस होकर अपनी खुद की फ़िलॉसफीज़ बनाई थी। तो अब हम यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे हम आगे पढ़ेंगे।
आपके सिलेबस से रिलेटेड। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू।